नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश का एक नया नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश का एक नया अंक लेकर मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। और आज जनादेश में हम बात करेंगे प्रदेश की चुनावी फिजा में सियासी दलों की चुनावी रफ्तार की। तस्वीरें दिखाएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की चुनावी रैलियों की। साथ ही आज हम बात करेंगे चुनावी धुरंधरों की तीखी बयानबाजी पर। इसके अलावा वोट यात्रा में आज हम आपको दिखाएंगे कि धर्मशाला के मतदाताओं का क्या है चुनावी मिजाज। इस सब के अलावा भी जनादेश में आज बहुत कुछ है खास मेहमानों से भी करेंगे चुनावी संवाद। लेकिन सबसे पहले आज की जनादेश हेडलाइंस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल में चुनावी प्रचार। नड्डा ने चंबा, कांगड़ा और सोलन में की रैलियां। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने ऊना के चिंतपूर्णी में किया प्रचार। नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर लोगों से की वोट अपील। सभी सीटों पर भाजपा की जीत का किया दावा। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बाद हिमाचल की चारों संसदीय सीटों पर कुल 37 प्रत्याशियों में होगा मुकाबला। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए 25 प्रत्याशियों में चुनावी टक्कर। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। पिछले 15 महीनों में प्रदेश में विकास कार्यों को बताया आधार। कहा, बागी विधायकों को जनता देगी जवाब। और चुनावों को लेकर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने दूरदर्शन से की खास बातचीत। कहा, चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन के हैं पुख्ता इंतजाम। तो सियासी हलचल प्रदेश में जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल में चुनावी रैलियां की हैं। हिमाचल के कांगड़ा में, चंबा में और सोलन में नड्डा ने जनसभाओं को संबोधित किया है। चुनावी रैली के दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला और केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले तक देश में एक मजबूर सरकार थी जिसमें आतंकवादी हमला करते थे, लेकिन 10 साल पहले केंद्र में एक मजबूत सरकार आई जिसने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का काम किया। कांगड़ा के रेहन में रैली के दौरान नड्डा ने कहा कि आपदा के समय हिमाचल को मोदी सरकार ने 1782 करोड़ रुपए दिए, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उस राशि की बंदरमांट करने का काम किया है। यहां जो मैं वातावरण देख रहा हूं, क्योंकि यह चुनावी सभा है और मैं राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, लेकिन जो मैं उत्साह देख रहा हूं वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि कांगड़ा की पवित्र धरती ने राजीव भारद्वाज को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। एक समय था जब हम कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकारें देखते थे और आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो अंतर है, उसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये अलायंस किसी बात का अलायंस नहीं है, ये दो बातों का अलायंस है। एक, ये सब परिवारवादी पार्टी है, नोट कर लेना मेरी बात, मैं बार बार सबको बताता हूं। ये इनको आपसे लेना देना नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है भैया। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा ने आज चंबा के चौगान में और सोलन के अर्की में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और शिमला से सुरेश कश्यप और कांगड़ा से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के समर्थन में प्रचार किया। इधर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का प्रचार भी जारी है। अनुराग ठाकुर ने ऊना के चिंतपूर्णी में आज जनसंवाद किया है। अनुराग ठाकुर ने यहां नुक्कड़ सभाएं भी की और लोगों से भाजपा के लिए वोट करने की भी अपील की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और केंद्र में भाजपा लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराएगी। अनुराग ठाकुर ने चारों संसदीय सीटों पर और उपचुनावों की सभी 6 सीटों पर भी जीत का दम भरा है। स्वागत है जी, स्वागत है। राम जी का स्वागत है। राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत
शानदार समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है और जनता ने मन बना लिया फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का, हमीरपुर में भी कमल खिलाने का। सर, राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि 5 जून को महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपया जो है वो डाल दिया जाएगा। ये जादू वो कई बार करते हैं, जैसे हिमाचल में किया। 16 महीने से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, 1500 रुपये तो आया नहीं, 8500 कब आएगा। मुझे लगता है कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है और एक एक सीट के लिए तरस रही है। जैसे पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वैसे देश में कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। तो चुनावी पर्व चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में निर्वाचन विभाग से छंटनी और नाम वापसी के बाद अब चारों संसदीय सीटों पर कुल 37 प्रत्याशियों में चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। शिमला संसदीय सीट से नामांकन वापसी के आखिरी दिन, जो कि कल था, इस दिन 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में 4 संसदीय सीटों में भी नामांकन वापसी का दौर खत्म हो चुका है। कांगड़ा सीट से भी बीते रोज एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन इन चुनावों के लिए वापस लिया है। इसके साथ साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं और इन उपचुनावों को लेकर भी सभी 6 सीटों पर कुल 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। उधर हमीरपुर और मंडी की अगर बात करें तो इन दोनों संसदीय सीटों पर कोई भी नामांकन वापस नहीं हुआ है। ऐसे में हमीरपुर सीट पर इस चुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में है, यानी कि हमीरपुर और मंडी, जिसे कि खासतौर से हॉट सीट माना जा रहा है, उसमें 12 प्रत्याशियों में इस बार मुकाबला होगा और ये 12 प्रत्याशी चुनावी जंग लड़ते नजर आएंगे। 1 जून को इसके लिए मतदान होना है। मंडी सीट की अगर हम खास तौर से बात करें तो यहां पर नामांकन वापसी के बाद कुल 10 चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें चुनावी मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। वहीं कांगड़ा संसदीय सीट पर भी कुल 10 उम्मीदवारों में मुकाबला होने जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, जहां पर सुजानपुर और गगरेट सीट पर 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए हैं, जबकि धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुटलैहड़ और बड़सर से कोई भी नामांकन वापस नहीं हुआ है। तो प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है और 25 मई को छठे चरण की वोटिंग के बाद हिमाचल में प्रचार और ज्यादा तूफानी रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि आखिरी चरण में यानी 7वें चरण में 1 जून को हिमाचल में मतदान होना है और जनादेश में आगे इसी पर अब हम खास चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए प्रोग्राम में आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी जी हैं। अलग अलग मोर्चों पर पार्टी की आवाज़ खुलकर रखते आए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ GS तोमर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है और कांग्रेस पार्टी का पक्ष आज रखने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जनादेश के आज के इस अंक में। महेंद्र धर्माणी जी के पास पहले चलते हैं। धर्माणी जी, प्रचार का दौर चल रहा है, 4 जून को मतदान होना है। लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। कितनी आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी लग रही है इन चुनावों के लिए, खासकर अगर बाई इलेक्शन की बात मैं करूं और जो उपचुनाव होने हैं 6 विधानसभा सीटों पर, उनमें? धर्माणी जी। हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के साथ जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उत्साह के साथ इस चुनाव मैदान में है और यह चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव विरासत भी और विकास भी इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और ईमानदार नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में गरीब कल्याण के उत्थान के लिए जो काम किया है और जिन राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने काम किया है, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, इस संकल्प के साथ हम हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों को जीतने जा रहे हैं
और भारी बहुमत के साथ इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय होंगे, जिसका सबूत हमको जब अपनी लोकसभा के प्रत्याशियों ने जब चुनाव के दिनों में नामांकन किया, उसमें उमड़ी भीड़ और कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण और प्रेम जिस प्रकार से इन रैलियों में उमड़ा है, दिखा है, उससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चारों सीटें जीतने जा रही है। दूसरा प्रश्न आपने जो हिमाचल की विधानसभा उपचुनाव के बारे में किया, असल प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश में इन 6 विधानसभा चुनावों पर उपचुनाव होने की स्थिति क्यों आई? इसके लिए प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की, उसके लिए आखिर दोषी कौन है? तो सही मायने में अगर उसका हम विश्लेषण करते हैं तो प्रदेश सरकार के अंदर और कांग्रेस सरकार के अंदर जिस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा था, उससे परेशान होकर के कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में बाद में शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बता करके राज्यसभा के अंदर वोट दिया और पार्टी छोड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस में बैठे लोग और प्रदेश की जनता अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ जोड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि लोकसभा के 4 चुनावों के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, तोमर साहब के पास चलते हैं। तोमर साहब, 6 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन जो हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि आपके खुद के पुराने कैंडिडेट आपके नए कैंडिडेट्स के साथ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मामला अंदरूनी नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके जीते हुए विधायक अब दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं आप ही के नए वाले कैंडिडेट्स के खिलाफ। तो कितना मुश्किल आपके लिए रहने वाला है इन बाई इलेक्शन में जीत हासिल कर पाना? तोमर साहब, देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए और किसी भी सरकार के लिए कोई भी इलेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि असेंबली का पूरा इलेक्शन होता है या लोकसभा का पूरा इलेक्शन होता है। जहां तक बात हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा में उपचुनाव की बात है, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, जो पूर्व में विधायक रहे बागी और दागी विधायक, वो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने उनको जो है टिकट दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो आत्मघाती कदम उठाया है, जो कांग्रेस पार्टी के जो बागी जो विधायक थे उनको उन्होंने जो 6 की 6 असेंबलियों में जो टिकट दिया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार के सामने ये जो भारतीय जनता पार्टी है बैकफुट पर आ गया, क्योंकि इसका सीधा मैसेज ये गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपने प्रत्याशी नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों पर दाव नहीं खेल सकते थे? क्या वहां की जो जनता है, 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो जनता है, वहां के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां के जो जिला अध्यक्ष है, क्या उनके दिल में ये मलाल नहीं होगा कि आपने जो है कांग्रेस पार्टी से 6 के 6 विधायकों को लाया, उनको पहले बगावत करवाई, उनको बगावत करने के बाद सरकार को गिराने का विफल प्रयास किया, उसके बाद जो है अब जो है पार्टी में आकर आप उनको सीधा टिकट दे रहे हैं। जबकि कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, जब वो अपनी पार्टी छोड़ता है, दूसरे घर में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे वहां ठहरने में समय लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी में है कि इन्होंने इस चीज का विश्लेषण नहीं किया कि क्या जो 6 के 6 जो ये कैंडिडेट हम उतार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उधार लिए हुए जो आपके प्रत्याशी है, क्या लोग इनको सह स्वीकार करेंगे? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनौती है उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी से बागी विधायकों को टिकट दिया था। और जिस तरह से मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो लोगों में भाजपा को और जो उनके जो उधार में लिए हुए जो प्रत्याशी उतार रखे उन्हें 6 के 6 प्रत्याशी, ठीक है, महेंद्र धर्मानी जी का एक रिएक्शन हम चाहेंगे। महेंद्र जी,
4 जून को जो नतीजे घोषित होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ लोकसभा के चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन एक तरह से होने वाला है। चाहे जयराम ठाकुर की बात करें, चाहे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बात करें, कई बड़े नेता भाजपा के ऐसे हैं जो 4 जून को प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होने का दावा कर रहे हैं। कितना सही है इस तरह का दावा, और क्या लगता है कि ये पॉसिबल है, हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और विकास कार्यों से प्रभावित होकर के पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उसी कड़ी में 6 जून जो 6 विधानसभा की जो आपने बात की, 4 जून के बाद सरकार बनने या ना बनने का निर्णय प्रदेश की जनता करने वाली है। जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार की हड़बड़ाहट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में दिख रही है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए तो कम से कम शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भयंकर बिखराव की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व से उसका आम कार्यकर्ता परेशान है, निराश है, और उन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि 4 जून को जब ये चुनाव के परिणाम आएंगे तो हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, तोमर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दावे तो भाजपा कर रही है, अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जयराम ठाकुर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा के इन दावों में बिल्कुल भी दम नहीं है। क्या लगता है आपको कि इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है प्रदेश में 4 जून की अगर बात करें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दाव में कोई दम नहीं है। इस वक्त प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास 34 विधायकों का जो है समर्थन है। बीजेपी के पास महज 25 विधायक है। 6 विधायकों में जो है उपचुनाव हो रहे हैं। अगर 6 में से 3 भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो कि मुमकिन नहीं है, पर मान लीजिए इन्होंने 3 टिकटों पर जो है विजय हासिल कर ली, तो उसके बाद भी हम तो 37 पे जाते हैं। अगर जादवी आंकड़ा हिमाचल में देखा जाए 68 में से, तो हमारे पास तो 35 चाहिए, फिर भी हम मेजोरिटी में है। ठीक है, तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने बयान हैं और अपनी अपनी चुनावी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या कुछ होगा इसका फैसला तो 4 जून को ही हो पाएगा। फिलहाल जनादेश में आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जनादेश में वक्त हो चला है वोट यात्रा का, जिसमें दूरदर्शन संवाददाता मृत्युंजय पुरी ने धर्मशाला की जनता से जानने की कोशिश की है कि आने वाले चुनावों को लेकर यहां की जनता क्या सोच रखती है। आज हम कांगड़ा चंबा की जनता से जानेंगे कि कांगड़ा चंबा की जनता किस तरह का सांसद चाहती है, और उनसे बातचीत करेंगे किस तरह के सांसद को वे सत्ता में लाना चाहते हैं और किस तरह की उम्मीद जो है उसके साथ रखते हैं। तो ये चाहते हैं कि रोजगार की दृष्टि से धर्मशाला बहुत पिछड़ा है, अभी तक चंबा भी बहुत पिछड़ा है, तो अपने अपने व्यूज़ उन दोनों को रखने चाहिए कि हम इस क्षेत्र के लिए क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए उनके बहुत आभारी रहेंगे कि कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कुछ करें और उसमें अपना योगदान दें, तो बहुत उनका आभार रहेगा। काम करने वाला हो, बेरोजगारी दूर करे, डेवलपमेंट करे, लोगों को दुख दर्द में साथ दे। मैं तो ये चाहता हूँ जी, जो विकास के मुद्दा है और बेरोजगारी है, बाकी महंगाई का तो नहीं बोल सकता हूँ, बेरोजगारी का है, जो रोजगार का साधन उपलब्ध कराए, इंडस्ट्री वगैरह लगाए यहाँ पर या कुछ जिससे बेरोजगारी खत्म हो, तो उसी को है। और देखो अभी आगे क्या होता है। वर्तमान जो देश की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में देश का सांसद युवा, पढ़ा लिखा और धैर्यवान व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देश में सबसे बड़ी समस्या, और खासकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी जिला कांगड़ा और चंबा, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज पीएचडी और एमए पास डिग्री होल्डर जो हैं, वो एज सिक्योरिटी मैन नौकरी करने को लिए लाचार हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना है। क्योंकि जिला कांगड़ा में
बहुत अच्छे और बड़े शिक्षण संस्थान तो खोल दिए गए, लेकिन उन शिक्षण संस्थानों को रोजगार के साथ किसी भी सरकार ने किसी भी नीति के तहत नहीं जोड़ा। कांगड़ा चंबा के सांसद के लिए आम जनता की यही राय है कि कांगड़ा चंबा की आवाज़ उठाने में वे समर्थ हो और रोजगार के मुद्दों को संसद में उठाने के लिए समर्थ हो। ऐसे ही नेता को जो है सत्ता में लाना चाहती है कांगड़ा चंबा की जनता। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, DD न्यूज़। तो चुनावी माहौल में राजनीतिक हलचल के साथ साथ आपराधिक हलचल भी कम नहीं होती। नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध नकदी की तस्करी और इसके अलावा सुरक्षा के इंतजामों पर भी जिला प्रशासन और पुलिस की नजर रहती है। प्रदेश में इसे लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर दूरदर्शन से हमारी सहयोगी प्रियंका गौतम ने दूरदर्शन की तरफ से प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा से खास बातचीत की है। देखिए। प्रदेश में 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई और उसके बाद लगातार प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। पुलिस विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है चुनाव प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के लिए, जानेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा जी से। सर, कितना तैयार पुलिस विभाग है आगामी जो चुनाव आने वाले हैं और अभी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, खास तौर पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको लेकर कितनी तैयारी की जा रही है? पूरी तरह तैयार है। जो भी गाइडलाइंस हैं और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे बॉर्डर्स में नेबरिंग स्टेट से जितना भी है आने जाने का, उसमें फोर्स लगी हुई है हमारी तरफ से एंड सारी चेकिंग्स हो रही। सर, कितने जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बाहरी प्रदेश से हिमाचल में आएंगे और जो हिमाचल प्रदेश से बाहरी प्रदेशों में जा रहे हैं? अभी तो थोड़े बहुत लगे हैं। हिमाचल पुलिस के जो SSTs हैं, FSTs हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आ गए हैं, उनके गाइडेंस में जो लगे हुए हैं। बाकी धीरे धीरे इलेक्शन जैसे नज़दीक आएगा, जब पोलिंग का टाइम आएगा, 80% लगभग हिमाचल पुलिस फोर्स लग जाएगी। 2 कंपनीज अभी पैरामिलिट्री की आ चुकी हैं, बाकी 65 कंपनीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल। NTPS के तहत कितने केसेस जो है वो पुलिस विभाग में दर्ज हुए हैं? इस पीरियड में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उसमें लगभग 400 केसेस रजिस्टर हो गए। सर, चुनावी बेला है और ऐसे में गैर कानूनी तरीके से जो लेन देन का प्रचलन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप जो पुलिस विभाग है हिमाचल प्रदेश का, उसमें अभी तक कितनी जो करेंसी है वो जब्त की है? लगभग 50 लाख जब्त हुई है। उसके अलावा 38 FIRs हुए हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। और एक्साइज़ के केसेस बहुत हुए। NDPS का तो आपको बता ही दिया। एक्साइज़ के लगभग 1000 केसेस हुए हैं इस पीरियड में। और NDPS में कुछ में बड़े कैच हुए हैं, जैसे कि सोलन पुलिस ने 38 kgs चरस एक रिकवरी की है एंड 2000 ग्राम से ज़्यादा टोटल हेरोइन रिकवरी हुई है। सो ओवरऑल ठीक है परफॉर्मेंस अभी तक की परफॉर्मेंस अच्छी है। सर, इसके अलावा जो आपका साइबर सेल है पुलिस विभाग का, वो सोशल मीडिया पर किस तरह से मॉनिटर कर रहा है? सो हमें टाइम पे कंप्लेंट मिलता है, एग्जामिन करते हैं और कोई आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो उसको हम हटाने की कार्रवाई करते हैं। 2 केस में हमने किया अभी तक कोई ऐसा मामला जो प्रदेश में आया हो जो बड़ा ही अनोखा आपको लगा हो कि इस तरह का मामला हुआ? नहीं, कोई ऐसा मामला अनोखा नहीं है एंड वी होप कि आगे भी सारा पीसफुली और सारा अच्छे तरीके से जो हमारे प्रदेश का ट्रेडिशन रहा है उस हिसाब से इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे। तो ये थे प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, जिनका कहना है कि प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को सहज सरल बनाने के लिए तैयार है और पूरी तैयारियां जो है वो पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर की गई है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ DD न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहता है और जिला प्रशासन का दावा भी है कि सभी इंतजाम पुख्ता हैं, चाक चौबंद है। इस बीच अब जनादेश में वक्त हो चला है आज के चुनावी किस्से का। आज के माहौल में हमें जहां तमाम सुविधाएं हासिल हैं, वहीं एकाएक वो दौर याद आ रहा है
जब पहली मर्तबा देश की जनता ने सुविधाओं के अभाव में भी वोट किया था। जी हाँ, उस दौर में गाड़ियों का अभाव था, बैलगाड़ी ही मात्र साधन थी और अमूमन पोलिंग बूथ सड़क पार नहीं बल्कि नदी के पार संभावित था। और अब जहां वोट डालने में जरा समय नहीं लगता, वहीं उस दौर में आपका पूरा दिन ही निकल जाता था। सोचिए उस माहौल में वोट डालना कितना मुश्किल था। लेकिन जब इस देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो कुछ ऐसे ही हुए थे। तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, चुनाव क्या होता है किसी को मालूम न था, सरकार क्या होती है और क्या करती है ये भी मालूम न था। लेकिन इन सब के बावजूद करीब आधी आबादी ने वोट डाला था, सरकार भी चुनी थी और दुनिया को बता दिया था कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र बन सकता है। तो सियासी बयानबाजी और राजनीतिक गुणाभाग के बीच चुनावी दौर में सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है आपका यानी मतदाता का। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए 1 जून को अपने घर से पोलिंग बूथ तक का सफर जरूर तय कीजिए और देश के इस चुनावी पर्व का हिस्सा बनिए। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अब चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। नमस्ते सभी को, मैं हूं आरती प्रदीप शर्मा। वोट देना आप सबका अधिकार है, इसलिए वोट जरूर करें। मेरा वोट देश के लिए। और इसी के साथ आज के जनादेश में इतना ही। दिन भर की सियासी हलचल के साथ कल जनादेश का एक और अंक लेकर शाम 7:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।